शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रॉयल एनफील्ड का नाम ना सुना हो। दरअसल हमारे देश में रॉयल एनफील्ड को सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि इमोशन माना जाता है। आज हार्ले डेविडसन जितनी बाइक्स पूरी दुनिया में बेचती है, उससे कहीं ज्यादा बाइक्स रॉयल एनफील्ड अकेले भारत में सेल कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रॉयल एनफील्ड को आज दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनियों में शुमार किया जाता है, वो आज से करीब 25 साल पहले ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी। लेकिन फिर साल 2000 में जब इस कंपनी की बागडोर सिद्धार्थ लाल के हाथों में सौंपी गई, तो उसके बाद इस कंपनी की तकदीर ही बदल गई और सिर्फ 15 सालों में ये पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रॉयल एनफील्ड की शुरुआत आखिर किस तरह से हुई थी, ये कंपनी बंद होने के कगार पर क्यों पहुंची थी और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिन्होंने न सिर्फ इसे डूबने से बचाया बल्कि इसे दुनिया की सबसे कामयाब मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक बना दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं रॉयल एनफील्ड के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, आज हमारे देश के ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि रॉयल एनफील्ड एक इंडियन ब्रांड है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस कंपनी की शुरुआत आज से करीब 122 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। दरअसल रॉयल एनफील्ड की ये स्टोरी इंग्लैंड के रेटिश टाउन में साल 1851 से शुरू होती है, जहां जॉर्ज टाउनसेंड नाम के एक व्यक्ति ने सिलाई की सुई बनाने का बिजनेस शुरू किया था। इसके बाद 1882 में जॉर्ज के बेटे अपने पिता के उस बिजनेस को ज्वाइन किया और फैक्ट्री में नीडल्स के साथ साइकिल्स के पार्ट भी बनाना शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते साल 1886 तक ये कंपनी कंप्लीट साइकिल्स बनाने लगी। लेकिन लगातार लॉस में चलने की वजह से साल 1891 में ये कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई। ऐसे में जॉर्ज टाउनसेंड ने जिन बैंक से अपनी इस कंपनी के ऊपर लोन लिया हुआ था, इसकी बागडोर अल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वाकर स्मिथ नाम के दो लोगों को सौंप दी और कंपनी का नाम बदलकर एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कर दिया। इसके बाद दोस्तों साल 1893 में इंग्लैंड की हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी से इस कंपनी को प्रिसीजन पार्ट्स सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और इस ऑर्डर मिलने की खुशी में कंपनी ने अपनी नई साइकिल रेंज को रॉयल एनफील्ड का नाम दे दिया। साथ ही उन्होंने अपनी साइकिल डिवीजन को खुद से अलग करके साल 1896 में उसे अपनी सब्सिडरी कंपनी बना दिया ताकि साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पर सही ढंग से फोकस किया जा सके। और दोस्तों उन्होंने उस नई कंपनी का नाम द न्यू इनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड रखा। दोस्तों कुछ समय के बाद ये कंपनी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में उतरने लगी और फिर इन्होंने साल 1901 में इतिहास की पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को मार्केट में लॉन्च कर दिया। हालांकि इसके बाद भी कंपनी ने कई अलग अलग मोटरसाइकिल लॉन्च की है, लेकिन उनमें से कोई भी बाइक मार्केट में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन दोस्तों फिर साल 1932 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस कंपनी की तकदीर ही बदल गई। दरअसल वो समय 1932 का ही था जिसमें रॉयल एनफील्ड ने अपनी आइकॉनिक बाइक बुलेट को लॉन्च किया था। दोस्तों ये अपने समय की सबसे स्टाइलिश और पावरफुल बाइक्स में से एक थी और लॉन्च होते ही लोगों के बीच इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला बाइक मॉडल बुलेट ही है। दोस्तों उस समय रॉयल एनफील्ड के बाइक बहुत ज्यादा मजबूत होते थे, यहाँ तक कि उन बाइक्स का इस्तेमाल आर्मी के सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में किया था। दरअसल रॉयल एनफील्ड ने खास तौर से वर्ल्ड वॉर 2 के लिए दुनिया की पहली एयरबोर्न मोटरसाइकिल बनाई थी, जो हवाई जहाज से एक पैराशूट के जरिए सीधा युद्ध के मैदान में उतरती थी। अब वर्ल्ड वॉर तक तो कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा चलता रहा, लेकिन वॉर खत्म हो जाने के बाद इसकी सेल्स तेजी से नीचे गिरने लगी और ये कंपनी एक बार फिर से नुकसान में आ गई। दोस्तों 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट को आर्मी के लिए मोटरसाइकिल्स की जरूरत थी। सरकार एक ऐसी बाइक खोज रही थी जो बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और क्योंकि बुलेट अपनी मजबूती के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 में रॉयल एनफील्ड को 800 बुलेट का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने साल 1955 में इंडियन कंपनी मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली और फिर 1962 में मद्रास मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड की टूलिंग खरीदकर बुलेट को पूरी तरह मेड इन इंडिया बना दिया। और दोस्तों इसके बाद 3 दशकों तक रॉयल एनफील्ड को मद्रास मोटर्स ने खुद चलाया, लेकिन कोई खास कामयाबी ना मिल पाने के कारण साल 1994 में उन्होंने इसे आयशर मोटर्स को बेच दिया। अब आयशर मोटर्स ने जब रॉयल एनफील्ड को खरीदा तो उस समय उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। हालांकि उन्होंने इसे फिर से सक्सेसफुल बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन 6 साल तक प्रयास करने के बाद जब रॉयल एनफील्ड की कंडीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, तो आयशर मोटर्स ने इसे हमेशा के लिए बंद करने का मन बना लिया। ऐसे में जब ये कंपनी बंद होने ही वाली थी, तभी आयशर मोटर्स के फाउंडर मोहनलाल जी के बेटे सिद्धार्थ लाल ने कंपनी के बोर्ड मेंबर्स से इसे बचाने के लिए एक आखिरी चांस मांगा और दोस्तों बोर्ड मेंबर्स उन्हें ये आखिरी मौका देने के लिए राजी हो गए। इस तरह दोस्तों साल 2000 में रॉयल एनफील्ड की पूरी जिम्मेदारी सिद्धार्थ लाल ने अपने कंधों पर ले ली और फिर उसके बाद जो हुआ वो वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं था।
दरअसल जो कंपनी बर्बाद होकर खत्म हो चुकी थी, वो सिर्फ कुछ ही सालों में मिड साइज बाइक सेगमेंट की मार्केट लीडर बन गई। तो चलिए जानते हैं कि सिद्धार्थ लाल ने आखिर कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिन्होंने रॉयल एनफील्ड को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी में से एक बना दिया। नंबर 1, बी योर ओन कस्टमर। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की जिम्मेदारी संभालने के बाद सिद्धार्थ लाल ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने अपनी बाइक को एक कस्टमर के नजरिए से देखना शुरू किया। दरअसल सिद्धार्थ लाल इस बात को लेकर परेशान थे कि लोगों के बीच इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी आखिर रॉयल एनफील्ड की सेल्स इतनी ज्यादा डाउन क्यों है। और काफी सोचने के बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि इस सवाल का जवाब उन्हें सिर्फ तभी मिल सकता है जब वो खुद एक कस्टमर बनकर इस बाइक को यूज करेंगे। दोस्तों, सिद्धार्थ खुद एक 26 साल के पैशनेट राइडर थे, तो वैसे में उन्होंने एक रॉयल एनफील्ड बाइक उठाई और उसे लेकर एक लॉन्ग ट्रिप पर निकल गए ताकि अपने प्रोडक्ट्स के सभी प्लस और माइनस पॉइंट को अच्छी तरह गहराई से समझा जा सके। दोस्तों, सिद्धार्थ लाल की तरह अगर आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक को जरूर सुने। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक आपकी नजरिया बदल देगी, जिससे आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। इस बुक से आप सीख सकते हैं कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि एक बेहतर नजरिए की जरूरत होती है। इस बुक की ऑडियो बुक को मैंने पॉकेट एफएम पर सुना एंड मुझे लगा कि वो विनर एटीट्यूड जो सफल लोगों की पहचान होती है उसको डेवलप करने के लिए जरूरी मटेरियल इस बुक में अवेलेबल है। ये पॉकेट एफएम पर आपको केवल 5 रुपए में मिलने वाला है। बस आपको मेरा कूपन कोड RS50 यूज करना होगा। यहाँ आप 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और सेल्फ हेल्प बुक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में सुन सकते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो या जिम में पसीना बहा रहे हो, ऑडियो बुक का फायदा ये है कि कहीं पर भी आप ऑडियो बुक को एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अभी जाओ और पॉकेट एफएम को डाउनलोड करो। नंबर 2, फाइंड द प्रॉब्लम्स एंड फिक्स देम। दोस्तों, सिद्धार्थ लाल ने जब खुद अपनी उन बाइक्स पर हजारों किलोमीटर का सफर तय किया तो उससे जुड़ी हर एक वीकनेस के बारे में उन्हें सब कुछ समझ आ गया। जैसे बाइक में क्या क्या कमियां हैं, कस्टमर उनकी बाइक से क्या चाहता है और बाइक की कौन कौन सी चीजों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और दोस्तों, यहाँ पर उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी ज्यादा काम आई। दरअसल उन्होंने बाइक्स में कई टेक्निकल बदलाव किए, जैसे गियर प्लेट जो पहले रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में राइट लेग की तरफ होती थी उसे लेफ्ट में लाया गया। साथ ही पहले जहां रॉयल एनफील्ड की बाइक सिर्फ किक स्टार्ट के साथ आती थी, उनमें सेल्फ स्टार्ट भी ऐड कर दिया, क्योंकि उस समय बुलेट की किक इतनी ज्यादा खतरनाक होती थी कि बाइक को स्टार्ट करते वक्त कई बार लोगों के पैर में गंभीर चोट लग जाती थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ बाइक की दूसरी चीजों में भी कई जरूरी बदलाव किए, लेकिन ये चेंजेस करते वक्त उन्होंने इस बात का भी खास ख्याल रखा था कि इससे बाइक की विंटेज लुक में कोई बदलाव ना आए, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड की आइकॉनिक डिजाइन ही है जो हमेशा से उसकी एक अलग पहचान बनाती है। और उनके ये सब चेंजेस करने की वजह से बाइक्स की सेल्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। नंबर 3, चेंज द परसेप्शन। दोस्तों, आज से करीब 20 साल पहले तक भारत के ज्यादातर लोग ये सोचते थे कि हैवी बाइक सिर्फ टूरिंग के लिए ही बनाई जाती है और डेली यूज में उनका कोई काम नहीं होता। दोस्तों, सिद्धार्थ लाल ये अच्छी तरह जानते थे कि रॉयल एनफील्ड को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें लोगों का ये परसेप्शन किसी भी हाल में चेंज करना होगा, वरना कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। हालांकि अर्ली 2000 में भारत के अंदर 100 से 150 सीसी की बाइक्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट थी। ऐसे में सिद्धार्थ लाल अगर चाहते तो वो भी 100 से 150 सीसी बाइक्स बनाकर बजाज और हीरो होंडा की तरह तेजी से ग्रो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि हैवी बाइक्स बनाना रॉयल एनफील्ड की एक पहचान और लेगेसी है। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि चाहे भारत में मिड साइज बाइक की मार्केट कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो उसी स्पेस में ग्रो करेंगे। इस तरह लोगों की सोच बदलने के लिए सिद्धार्थ लाल खुद अपनी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इसके साथ ही दोस्तों, उन्होंने कई ऐसे कमाल के एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी रन किए जिनके जरिए उन्होंने लोगों को समझाया कि हैवी बाइक सिर्फ दूध बेचने या टूरिंग के लिए ही यूज नहीं होती, बल्कि हल्की बाइक की तरह उन्हें भी डे टू डे लाइफ में यूज किया जा सकता है। और अपनी इन्हीं सभी कोशिशों की मदद से वे लोगों का परसेप्शन चेंज करने में पूरी तरह सफल भी रहे। नंबर 4, फोकस ओनली ऑन वन थिंग। दोस्तों, साल 2004 में जब सिद्धार्थ लाल को आयशर ग्रुप का CEO बनाया गया तो उस समय इस कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस हुआ करते थे, जिनमें कमर्शियल व्हीकल्स के साथ ही कंसल्टेंसी सर्विसेज, गारमेंट्स और फुटवेयर जैसे बिजनेस भी शामिल थे। और उसी समय सिद्धार्थ लाल ने एक ऐसा डिसीजन लिया था जो शायद उनकी जगह कोई और ना ले पाता। दरअसल उन्होंने रॉयल एनफील्ड पर फोकस बढ़ाने के लिए अपने 15 में से 13 बिजनेस को सेल कर दिया, जिसमें कंपनी का सबसे पहला ट्रैक्टर बिजनेस भी शामिल था। इस तरह उन्होंने सिर्फ मोटरसाइकिल और ट्रक के बिजनेस को कंटिन्यू रखा। असल में उनका ऐसा मानना था कि कई सारे बिजनेस को चलाने से ज्यादा बेहतर है कि एक या दो बिजनेस चलाकर उन्हें मार्केट लीडर बनाया जाए। और दोस्तों, उन्होंने इसे सही साबित करके दिखाया। नंबर 5, बिल्डिंग अ कम्युनिटी।
दोस्तों आपने देखा होगा कि इंडिया में मोटरसाइकिल ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह की फैन फॉलोइंग रॉयल एनफील्ड के पास है वैसे ही और किसी के पास नहीं है। आज इस बाइक का सिर्फ नाम सुनकर एक अलग प्रीमियम किस्म की फीलिंग आती है। दरअसल ये कंपनी बाकी सारी चीजों के साथ साथ अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने पर काफी ज्यादा फोकस करती है। दोस्तों आपको शायद मालूम नहीं होगा कि ये कंपनी हार्डकोर रॉयल एनफील्ड राइडर्स के लिए कई सारे टूर्स, इवेंट्स और एडवेंचर्स ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें रॉयल एनफील्ड अनकवर, व्हाइट हाउस, चेज द सन और हिमालयन ओडिसी जैसे फेमस राइड्स का नाम भी शामिल है। और दोस्तों इतना ही नहीं, वे कई सारे बाइक राइडिंग इवेंट्स जैसे अनरोड कर्नाटका, स्क्रैम्बल महाराष्ट्र और राइडर मीनिया को भी स्पॉन्सर करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज जिन्हें अपनाकर रॉयल एनफील्ड ने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज इंडिया में जितना क्रेज रॉयल एनफील्ड ने क्रिएट किया है उतना किसी और ब्रांड में देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि आज से 20 साल पहले जो रॉयल एनफील्ड एक बाइक बेचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, आज उसे खरीदने के लिए लोगों को 6-6 महीने का वेट करना पड़ता है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।